भारत और पाकिस्तान के बीच पुनः एक दोस्ती का पैगाम। एक बार फिर से दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू होने जा रही है। जैसे ही रात के समाचारों में यह खबर सुनाई दी, रसोई में काम करते करते मेरे हाथ अचानक रुक गए। दिल में उठी हुक के साथ माँ की ओर देखा तो उनका सपाट व शांत चेहरा थोड़ी देर के लिए हिला और फिर पहले जैसा शांत हो गया। आज के समाचार पत्र ने मुझे 2 साल पीछे ढकेल दिया। वे सारी घटनाएं जिन्होंने इस प्रकार की दुनिया ही बदल दी, मेरी आंखों के सामने सिनेमा की तस्वीर की तरह घूमने लगी। हम 2 बहन और 1 भाई थे। माता पिता का लाड़ प्यार हर पल हमें मिलता रहता था। मैं सबसे छोटी थी कि मेरी लड़ाई उन दोनों से कभी हुई हो। संजय भैया पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे। यद्यपि दीदी भी पढ़ने में तेज थीं, किंतु उनका मन खेल कूद की ओर अधिक लगता था। जिला स्तर पर खेलते खेलते कई बार उनका चुनाव राज्य स्तर पर भी हुआ, जो कि माँ को कभी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे और दीदी को लेकर माँ की सोच पापा से थोड़ी संकरी थी। खासकर तब जब दीदी को खेलने के लिए अपने शहर से बाहर जाने की बात होती थी, तब भैया का साथ ही माँ और पापा के प्रतिरोध को हटा पाता था और इस तरह दीदी को बाहर जाकर खेलने का मौका मिलता था। कि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुरम में कई देशों की टीमें आई थीं। वहीं पर दीदी की मुलाकात अनुपम से हुई थी, जो किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी का रिश्तेदार था और उसके साथ ही कुआलालंपुर आया था। दोनों की मुलाकात काफ़ी दिलचस्प थी। दिन में दोनों एक साथ कॉफ़ी पीने जाया करते थे। चेहरे के नैन नक्श अपने जैसे होने के कारण दोनों ने एक दूसरे से बात करने में दिलचस्पी दिखाई। धीरे धीरे दोनों ने महसूस किया कि उनमें दोस्ती के अलावा कुछ और भी है। इसी तरह 7 दिन की मुलाकात में ही उनका प्यार परवान चढ़ने लगा था। दीदी जब लौट कर आईं तो कुछ बदली बदली सी लग रही थीं। माँ की अनुभवी आंखों को समझते देर न लगी कि दीदी के मन में कुछ उथल पुथल मची है। माँ के थोड़े से प्रयासों से ही पता चला कि दीदी जिसे चाहती हैं वह पाकिस्तानी हिंदू है। यद्यपि लड़का पाकिस्तान में इंजीनियर है, पर वह पाकिस्तान से बाहर किसी अच्छी नौकरी की तलाश में है। कुल मिलाकर लड़का किसी भी तरह से अनदेखा करने योग्य न था। बस उसका पाकिस्तानी होना ही सबके लिए चुभने वाली बात थी। यहाँ भी भैया ने दीदी का साथ दिया। आखिर एक दिन हम सबको छोड़कर दीदी अपने ससुराल चली गई। हालांकि पाकिस्तान के नाम से दीदी के मन में भी थोड़ा अलग विचार आया था, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। अनुपम के परिवार ने दीदी का खुले दिल से स्वागत किया। एक खिलाड़ी के रूप में दीदी की शोहरत वहाँ पर तो थी ही, तो तालमेल बैठाने में दीदी को कोई परेशानी नहीं हुई। दीदी के जाते ही पूरा घर सूना हो गया। भैया का मन नहीं लगता तो दीदी के घर का चक्कर लगा आते थे। माँ कहती थी कि बेटी के घर इतनी जल्दी जल्दी जाना ठीक नहीं, पर भैया का यही उत्तर होता था कि देखो ना माँ, दीदी के ससुराल जाते ही हमारी सरकार ने भारत पाकिस्तान के बीच बस सेवा शुरू कर दी है। पढ़ाई समाप्त कर भैया ने भी नौकरी की तलाश शुरू कर दी। हमारा मध्यम वर्गीय परिवार था। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए भैया को नौकरी की ज़रूरत महसूस होने लगी। उनके प्रथम श्रेणी में पास होने के प्रमाण पत्र भी उन्हें कोई सरकारी नौकरी नहीं दिला सके, तो उन्होंने सोचा जब तक नौकरी नहीं मिलती क्यों ना राजनीति में ही हाथ पांव मारे जाएं। अपने कॉलेज में 2 बार उपाध्यक्ष पद पर रह चुके थे भैया। ऐसे में उन्हें अपने दोस्त समीर की याद आई, जो कि उनके साथ कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। समीर हमारे घर भी काफ़ी आता जाता था। उसके पिता विधायक थे। भैया को लगा वे शायद कुछ मदद कर सकते हैं, पर भैया ने एक बात नोट नहीं की। वह थी कि दीदी की शादी होते ही समीर ने भैया के साथ अपनी दोस्ती काफ़ी सीमित कर ली थी। समीर के पिता ने आश्वासन दिया था कि अच्छी नौकरी में वे भैया की मदद करेंगे। यदि कोई बात नहीं बनी तो राजनीति में ही शामिल कर लेंगे। इसी दौरान किसी काम के सिलसिले में भैया को दीदी के घर जाना पड़ा। इस बार समीर भी उनके साथ पाकिस्तान गया।
दीदी के ससुराल वाले बड़ी आत्मीयता के साथ समीर से मिले। केवल बाबूजी यानी दीदी के ससुर से समीर की ज़्यादा बातचीत नहीं हो सकी, क्योंकि वे उस दौरान सरहदी मामलों को लेकर काफ़ी व्यस्त थे और 2 ही दिन बाद भैया व समीर को वापस भारत आना था। वापस आकर भैया जब समीर के घर गए तो उसके पिता ने घुसते ही उनसे सीधे सवाल पूछा, संजय, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी बहन क्या जासूसी करती है? उनके मुंह से यह सवाल सुनकर भैया सन्न रह गए। उन्हें सपने में भी इस तरह के सवाल की कोई उम्मीद नहीं थी, अतः वह पूछ बैठे, अंकल, आपके इस तरह सवाल पूछने का क्या मतलब है? बड़े भोले हो तुम। संजय वह बोले, तुम्हारी बहन की शादी को 2 साल हो गए, अभी तक तुम वास्तविकता से अनजान हो। अरे उस पाकिस्तानी ने जानबूझकर तुम्हारी बहन को फंसाया है ताकि पत्नी के सहारे वह भारत की सारी गतिविधियों की खबर लेता रहेगा। यही नहीं, उसका ससुर सेना में अधिकारी है, इसीलिए उसने तुम्हारी बहन को अपने घर की बहू बनाना स्वीकार किया ताकि देश के अंदर की जानकारी उसे हो सके। यह सब बेबुनियाद बातें हैं। इतना कहकर भैया घर वापस आ गए, पर जासूस वाली बात उनके दिल में कहीं चुभ गई। भैया ने नोट किया कि दीदी अपने ससुर से काफ़ी हिली मिली हैं। लगता ही नहीं दीदी उनकी बहू हैं। वह उनके ऑफिस भी जाती आती हैं। बाबूजी भी दीदी से काफ़ी प्यार जताते हैं और जब भी मैं दीदी से मिलने जाता हूँ तो मुझसे बात करने का भी उनके पास समय नहीं रहता। शक का छोटा बुलबुला जब कुछ बड़ा हुआ तो भैया दीदी से फ़ोन पर घर के हाल चाल से ज़्यादा भारत के अंदर की खबरों के बारे में बात करते। दीदी सिर्फ सुनती और हाँ हूँ में ही जवाब देती। तो भैया को लगता कि दीदी पहले जैसी नहीं रही, सिर्फ पाकिस्तानी बनकर रह गई हैं। पिछली बार जब समीर घर आया तो भैया से कहने लगा, देख संजय, पिताजी की बातों में कुछ तो दम है। जब मैं तेरे साथ दीदी के घर गया था तो शायद तूने ध्यान ही नहीं दिया हो, किंतु मैंने ऐसी कई बातें नोट की जो कि मुझे शक करने को मजबूर कर रही थीं। जैसे तेरी दीदी के साथ उनके ससुराल वालों का हमेशा हिंदुस्तानी खबरों पर बात करना और हमारे देश में भी उतार चढ़ाव होते रहे हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करना। भैया भी चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे थे। एक बार भैया ने दीदी को फ़ोन किया। वह जानबूझकर अपनी नौकरी व देश के माहौल के बारे में बात करने लगे। थोड़ी देर तक दीदी उनकी बातें सुनती रहीं, फिर एकाएक भैया की बात काटकर वह बीच में ही बोल पड़ी, संजय, मैं तुमसे रात में बात करती हूँ, अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम के सिलसिले में बाहर जाना है। अब तो भैया के मन में शक के बीज और पनपने लगे। उन्होंने गौर किया कि आमतौर पर दीदी मेरा फ़ोन नहीं काटती थी, पर आज जब मैंने थोड़ी देर अपने देश के अंदर की कुछ बातें उन्हें बताईं तो मेरा फ़ोन काटकर फौरन अपने बाबूजी को खबर देने चली गई। इस दौरान जीजा जी को अमेरिका में नौकरी मिल गई। पति पत्नी अमेरिका चले गए। वहाँ पर पाकिस्तानी ग्रुप एसोसिएशन के कारण काफ़ी पाकिस्तानी लोग मिले। इन सब से वहाँ पर दीदी का मन लगने लगा। पिछली बार फ़ोन करके जब दीदी ने इस ग्रुप के बारे में भैया को बताया तो वह बीच में ही बोल पड़े, तुम कोई इंडियन ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन करती? ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका में इंडियन नहीं है? भैया की यह बात सुनकर दीदी बोल पड़ी थी, क्या फ़र्क पड़ता है, मात्र एक दीवार से दिल नहीं बंटते। वैसे भी हम बाहर आकर सब एक ही लगते हैं, क्या हिंदुस्तानी और क्या पाकिस्तानी। अब भैया का शक अंदर ही अंदर साकार रूप लेने लगा। इधर हम सब इन सब बातों से काफ़ी अनजान थे। भैया परेशान दिखते तो हम सबको यही लगता था कि नौकरी को लेकर परेशान हैं। वह जब भी दीदी से बात करते तो दीदी जानबूझकर चिढ़ाने के लिए पाकिस्तानी ग्रुप की बातें ज़्यादा किया करती थीं, पर उन्हें क्या पता कि यही सब बातें एक दिन उनकी जान की दुश्मन बन जाएंगी। समीर व उसके पिता की बातें सुनते सुनते भैया के अंदर एक कट्टर विचारधारा ने जन्म ले लिया था। दीदी कुछ दिनों के लिए घर आ रही थी। उन्हें पहले अपनी ससुराल पाकिस्तान जाना था, फिर मायके यानी हिंदुस्तान आना था। उनका प्लान कुछ ऐसा बना कि वह पहले मायके आ गईं
और 1 हफ्ते रहकर अपनी ससुराल चली गईं। देखा संजय, तुम्हारी बहन पहले अपनी ससुराल जाने वाली थी, फिर यहाँ हिंदुस्तान आती, पर नहीं। यदि वह ऐसा करती तो यहाँ की ताज़ा खबरें कैसे अपने ससुर को दे पाती। वाह, मान गए तुम्हारी बहन को। ऐसा कहकर समीर के पिता ने जोर से एक ठहाका लगाया। इस घटना के दूसरे ही दिन भैया माँ से बोले, माँ, मैं दीदी से मिलने पाकिस्तान जा रहा हूँ, हो सका तो साथ लेकर आऊँगा। अभी तो हफ्ते भर रहकर गई है, थोड़ा उसे अपने ससुराल वालों के साथ भी रहने दे, वरना वे सब क्या सोचेंगे। माँ बोली। भैया ने माँ की बात अनसुनी कर दी। माँ को लगा शायद भाई बहन का प्यार उमड़ रहा है। दीदी के घर पहुंचकर उनके घर वालों से भैया बोले कि घर पर पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसीलिए कुछ दिनों के लिए दीदी को लेकर जा रहा हूँ, जल्द ही वापस छोड़ जाऊँगा। जीजा जी तो नहीं आए, पर भैया दीदी को लेकर लाहौर से दिल्ली वाली बस पर बैठ गए। बस में ही भैया ने दीदी से उल्टे सीधे सवाल करने शुरू कर दिए। दीदी को लगा यूं ही पूछ रहा है, पर उनके चेहरे पर गुस्सा व ऊंची होती हुई आवाज़ से दीदी हैरान रह गईं। फिर भी उन्होंने भैया से यही कहा, इस बस में तो ऐसी बातें मत करो संजय, और भी पाकिस्तानी बैठे हैं। भैया को उस समय किसी की भी परवाह नहीं थी, उन्हें सिर्फ अपने ढेरों सवालों के जवाब चाहिए थे। किसी तरह दीदी भैया को धीरे बोलने के लिए राजी कर पाईं। सुनो संजय, मुझे अपना घर सबसे प्यारा है, भले ही वह पाकिस्तान में क्यों ना हो, और सबसे ज़्यादा घर वाले, ससुराल वाले प्यारे हैं। इतना कहकर दीदी चुप होकर खिड़की से बाहर की ओर देखने लगी। भैया भी चुपचाप बैठ गए। लाहौर से निकलने के बाद विश्राम के लिए एक स्थान पर बस रुकी। सभी यात्री नीचे उतरकर सड़क पार करने लगे। भैया व दीदी दूसरे यात्रियों से थोड़ा पीछे थे, क्योंकि दोनों का मूड खराब था। वे एक दूसरे से बातें भी नहीं कर रहे थे। जैसे ही दीदी व भैया सड़क पार करने लगे कि सामने से दूसरी बस को आती देखकर वे रुक गए। सामने से आती बस उन्हें क्रॉस करने वाली थी कि ना जाने भैया के हाथों में हैवानी शक्ति कहाँ से आ गई, और पूरे जोर से उन्होंने दीदी को बस के सामने ढकेल दिया। पर दीदी ने बचाव के लिए भैया की बाँह जोर से थाम ली। दोनों एक साथ बीच सड़क पर बस के आगे जा गिरे और दोनों को रौंदती हुई बस आगे चली गई। इस हादसे को देखकर सारे यात्री सन्न रह गए। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाई गई। दोनों में प्राण अभी बाकी थे। यह क्या किया मेरे भैया, पर अपनी बहन पर इतना विश्वास नहीं। दीदी रो रो कर अटक अटक कर बोलती रहीं, मानो जाने से पहले सारी गलतफहमी दूर कर देना चाहती थी। माँ, ये संस्कार तो तुम ही ने दिया था ना, कि पति का घर ही शादी के बाद अपना घर होता है, वह उसके घर वाले अपने। बोलो ना माँ, मेरी क्या गलती है। अरे मैं तो बाबूजी को खाना देने के लिए उनके ऑफिस जाया करती थी। उनके कोई बेटी नहीं थी, इसी से वह मुझे अपनी बेटी बनाकर रखते थे। वे लोग तो बहुत ही सीधे हैं मेरे भैया, हमेशा मुझे मान सम्मान देते रहे हैं। मुझे माफ़ करना दीदी, मैं लोगों की बातों में ना आकर काश अपने दिल की बात सुनता। इतना कहकर भैया भी अटक अटक कर रोने लगे। कुछ ही पल बाद दोनों भाई बहन शांत हो गए। एक साथ ही इस दुनिया में आए थे और एक ही साथ दोनों चले गए। माँ बाप को तो जैसे होश ही नहीं रहा। उनकी आंखों के सामने ही उनकी 2 संतानों ने अपनी जान गंवा दी, महज एक गलतफहमी के कारण। मैं पागलों की भांति कभी माँ को देखती, कभी पापा को चुप कराती। एक ही पल में सब कुछ बिखर गया। दूसरे दिन समाचार की सुर्खियों में छाया रहा देश की भूतपूर्व खिलाड़ी की उसके भाई के साथ बस दुर्घटना में दर्दनाक मौत। तब से समीर हमारे घर नहीं आया। आता भी क्यों, उसकी मनोकामना जो पूरी हो चुकी थी। उजड़ा तो हमारा घर था। घड़ी ने 10 बजने का अलार्म दिया। मेरी तंद्रा भंग हुई। अभी तक मम्मी पापा ने खाना नहीं खाया है। उन्होंने अपने को बंद कमरे में समेट लिया है। वहीं उनकी सुबह होती है, वहीं उनकी रात होती है। उन्हें अपनी परवाह नहीं, किंतु मुझे तो है। आखिर मेरे अलावा उन्हें देखने वाला और कौन है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।